हाय गाइज, वेलकम। स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस लेसन में। तो साथियों, हम बात कर रहे थे हिंदी खड़ी बोली गद्य की। तो 19वीं सदी में खड़ी बोली गद्य को बढ़ावा देने वाले 4 प्रारंभिक गद्य लेखक रहे, जिनमें नंबर 1 मुंशी सदासुखलाल नियाज, नंबर 2 सैयद इंसा अल्लाह खां, नंबर 3 लल्लू लाल और नंबर 4 सदल मिश्र। हम सभी का क्रम से अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। तो पिछले लेसन में हमने जो पहले गद्य लेखक रहे मुंशी सदासुखलाल नियाज, उनका अध्ययन किया था। आज इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं सैयद इंसा अल्लाह खां को। यदि आप स्टेप बाय स्टेप क्रम से आगे बढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पिछले लेसन यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो पिछले लेसन देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं। क्रम से आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह हिंदी साहित्य पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी प्रकार के अन्य लिंक भी दिए गए हैं, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम का लिंक है और जो अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, ऐप है अपना वरदान डिजिटल क्लासेज, उसका भी लिंक, सभी लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। देखो, बहुत अच्छी जानकारी आपको यहाँ से उपलब्ध होगी। सैयद इंसा अल्लाह खां का क्या योगदान रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम इनके प्रारंभिक परिचय की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले प्रारंभिक परिचय में जन्म, जन्म, इनका जो जन्म है वो कब हुआ? तो 1756 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। कब माना जाता है? 1756 ईस्वी, ठीक है ना। 1756 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। अब बात करें मृत्यु की, कि इनकी मृत्यु कब हुई? तो देखो, इनकी जो मृत्यु है वो 1817 ईस्वी में मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1817 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। जन्म मृत्यु की बात ये हो गई, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु हम बात करें जन्म स्थली, यानी कि जन्म स्थान कह सकते हैं हम, ठीक है ना। एक जन्म स्थली होती है और एक कर्म स्थली होती है। तो जन्म कहाँ हुआ इनका, जन्म स्थली क्या है? तो मुर्शिदाबाद इनका जो जन्म स्थान रहा है, जन्म स्थली हम कह सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा है? मुर्शिदाबाद। ओके, ये तो है इनकी जन्म स्थली। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो कर्म स्थली की अगर बात की जाए, कर्म स्थली क्या रही है? बाद में जाकर के ये लखनऊ में बस गए थे। कहाँ पर? लखनऊ में। जो इनकी क्या मानी जाती है? कर्म स्थली मानी जाती है, लखनऊ। ओके, तो एक हो गया जन्म स्थली मुर्शिदाबाद और कर्म स्थली क्या? लखनऊ। तो सब ये इनका एक बेसिक प्रारंभिक परिचय है, ठीक है ना। तो इतनी सी चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्या समझे, एक बार ध्यान दीजिए। सैयद इंसा अल्लाह खां, जिनका जन्म 1756, मृत्यु 1817 ईस्वी मानी जाती है। इनकी जन्मस्थली मुर्शिदाबाद रही, इनकी कर्मस्थली लखनऊ रही। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब इनकी जो मुख्य बात है वो प्रमुख रचना की बात है, ठीक है ना। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रमुख रचना कौन सी है, इस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। प्रमुख रचना कौन सी है, यहां से प्रश्न आएगा। तो देखो, इनकी रचना ये याद रखना है आपको, कौन सी? रानी केतकी की कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी, ठीक है ना। ये इनकी प्रमुख रचना है और इस रचना से काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान रखना क्या क्या खास बात रही है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा यहाँ, ठीक है ना। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? कई बार ये भी प्रश्न आता है, ध्यान रखना। तो इसी का दूसरा नाम है
उदयभान चरित। क्या नाम है? उदयभान चरित, ये इसका दूसरा नाम है। ओके, तो कहने का मतलब ये है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि रानी केतकी की कहानी है, उसी को कहते हैं क्या? उदयभान चरित। क्लियर हो गया बिंदु? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब आओ, रानी केतकी की कहानी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले रचना काल क्या है इसका? क्या रचना काल, कब लिखी गई ये कहानी, ये बिंदु हमारे सामने आता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में देखो क्या है कि विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है। थोड़ा सा क्या है? मतभेद है कि वास्तव में इसका रचना काल क्या रहा। तो इसका जो रचना काल है वो ध्यान रखना 1798। क्या? 1798, और ये ईस्वी है, ध्यान रखें, ईस्वी से 1803 ईस्वी के मध्य। यस, ठीक है। तो इसका रचना काल एक्चुअली क्या माना जाता है? तो इसका रचना काल है वो 1798 ईस्वी से 1803 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कुल मिला के हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1800 ईस्वी के आसपास। ओके, 1800 ईस्वी के आसपास इसका क्या रहा है? रचना काल रहा है। शॉर्टकट में कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो 1800 ईस्वी के आसपास मतलब कि 1798 2 साल पहले हो गई, 1803 3 साल बाद, तो मतलब इसके आसपास 1800 ईस्वी के आसपास है जो इसका समय रहा है। क्लियर हुए? तो ये रचना काल वाला बिंदु बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे रानी केतकी की कहानी, इसके बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है शैली। इसकी शैली कौन सी है? तो देखो, ये एक कहानी है, कथात्मक रूप से है, और कहानी जो है उसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है? मनोरंजन होता है, आपको पता है, मनोरंजन करना। ठीक है, तो इसलिए इसकी शैली की अगर बात करें तो इसकी शैली है हास्य प्रधान। मनोरंजन के लिए लिखी गई है, हंसाने के लिए, तो इसकी शैली कौन सी है? हास्य प्रधान शैली है, ध्यान रखें। ओके, ये शैली की बात हो गई है, लोग कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन खत्म है। तो इस तरीके से देखो, हमने 2 बातें सीखी इसके बारे में, रचना काल, शैली। अभी और भी महत्वपूर्ण बातें आएंगी, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सब चीज़ सीखनी चाहिए। आपको अभ्यास लगातार करना चाहिए, ठीक है ना? अभ्यास करेंगे, इन सारी चीज़ों का अभ्यास करेंगे, वो ही आपको परीक्षा में सफल बनाता है, ध्यान रखें। अभ्यास कभी आप पढ़ करके नहीं, अभ्यास भी नियमित होना चाहिए आपका। आप नियमित अभ्यास करना चाहते हैं तो अपना जो ऐप बताया आपको, वरदान डिजिटल क्लासेस, प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ रोज शाम 8 बजे फ्री टेस्ट सीरीज होती है, रोज टेस्ट सीरीज होती है। आप नियमित रूप से टेस्ट दीजिए, अपनी जो पावर है उसको इम्प्रूवमेंट कीजिए, देखिए किस किस तरह के प्रश्न होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना? तो नियमित अभ्यास के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? वहाँ अपने सभी प्रकार के कोर्स है वो भी आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए, तो अब क्या खास बात और है, ये भी हम इसी स्टेप में आगे बात करेंगे, ठीक है? तो देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात ये है कि हिंदी की पहली, ध्यान रखना क्या कहा मैंने, हिंदी की पहली, क्या है हिंदी की पहली? मौलिक लिखित, मौलिक यानी जो किसी की नकल नहीं है, मौलिक रूप से लिखी हुई है, पहले किसी की वो नहीं, मौलिक खुद की लिखी हुई है, ठीक है ना, मूल रूप से। तो हिंदी की पहली मौलिक, और वो भी किस रूप में? लिखित रूप में, मौलिक लिखित, और ये भी किस में? गद्य में कथा है। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये कि हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा कौन सी है? तो हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा जो है वो रानी केतकी की कहानी ही है। मतलब ये समझो कि पहली बार जो लिखी गई ना गद्य में, किसमें? गद्य में। इससे पहले हालांकि अन्य भाषाओं में या पद्य में खूब लिखी गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गद्य में मौलिक रूप से जो लिखी गई वो पहली गद्य कथा है साहब, ये रानी केतकी की कहानी। चलिए, इसी बिंदु को हम थोड़ा सा इस तरीके से भी देखो, पूछा गया है, उस चीज पे अपने को ध्यान रखना है
कि इस रचना में सर्वप्रथम, देखो ध्यान देना क्या हुआ है, किसकी बात चल रही है ये। इस रचना में सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य, खड़ी बोली की तो बात चल रही है। सबसे पहले क्या हुआ इस रचना में, खड़ी बोली गद्य, और बात भी किसकी चल रही है आपको पता है, गद्य की चल रही है, ठीक है ना। तो इस रचना में सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक, यानी जो लोक से संबंध, ठीक है ना, लोगों में प्रचलित है, ऐसा मतलब लौकिक, और वो भी कैसी, श्रृंगारमय, ठीक है, प्रेमाख्यानक। तो आपको पता है प्रेमाख्यानक विशेष तौर पे जो सूफी काव्य थे ना, उनमें तो प्रचलित थे ये श्रृंगार में प्रेम आख्यानक जो है, इस परंपरा का सूत्रपात, ठीक है ना, किससे, इस रचना में सूत्रपात हुआ, ठीक है ना, सूत्रपात हुआ। अब एक बात समझो इस बिंदु को, ये बिंदु क्या कहना चाह रहा है, देखो कि जो प्रेम आख्यानक, और वो भी कैसी, श्रृंगार में, प्रेम आख्यानक है तो श्रृंगार तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस बिंदु को पकड़ लो, केवल प्रेम आख्यानक जो परंपरा है, और वो भी किसमें, खड़ी बोली गद्य में, ठीक है ना, खड़ी बोली गद्य साहित्य में जो लौकिक श्रृंगार में प्रेम आख्यानक, क्योंकि आपको पता है रानी केतकी और उदयभान चरित जिसका दूसरा नाम है, ये एक प्रेम आख्यानक ही है एक तरह से, है ना। तो प्रेम आख्यानक वो भी कैसा, लौकिक श्रृंगार में प्रेम आख्यानक जो परंपरा है ना, और वो भी किसमें, खड़ी बोली गद्य साहित्य में। इसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, रानी केतकी की कहानी से हुई है, पहली बार लिखा गया है ये प्रेम आख्यानक। तो बहुत अच्छा बिंदु है, ये बन जाता है, तो इसको ध्यान रखना। दो बिंदु अपने क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तीसरा जो बिंदु है, जो मैं यहां से इसी में लिख देता हूं, इस ग्रंथ की रचना देखो उन्होंने जब की तो उनकी एक इच्छा रही कि इस रचना में केवल हिंदी के शब्द होने चाहिए। किसके, हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा के शब्द हैं वो इसमें नहीं आने चाहिए, ये उनका मानना था, ठीक है ना। तो इसी वजह से कहा उन्होंने कि यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट, यह वह कहानी है जिसमें हिंदी की छुट होनी चाहिए, और न किसी बोली का मेल है न पुट, न किसी बोली का मेल है न पुट, इस तरह से उन्होंने कहा था। तो केवल मैं ये लिख देता हूं, देखो इस ग्रंथ की रचना उन्होंने शुद्ध हिंदी, किसमें, शुद्ध हिंदी में किए जाने की इच्छा प्रकट की थी, ठीक है ना, प्रकट की। तो इस ग्रंथ की रचना उन्होंने शुद्ध हिंदी में किए जाने की इच्छा प्रकट की, जिसमें हिंदी के अलावा किसी दूसरी बोली का पुट न हो, यानी कोई दूसरी बोली शामिल न हो, केवल शुद्ध हिंदी हो। ये इस रचना में उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। तो पढ़ लीजिए एक बार, इस ग्रंथ की रचना उन्होंने शुद्ध हिंदी में किए जाने की इच्छा प्रकट की, जिसमें हिंदी के अलावा किसी दूसरी बोली का पुट न हो, ठीक है ना। तो कई बार बहुत ही अच्छा प्रश्न ये आता है कि शुद्ध हिंदी में कौन सी ऐसी रचना है शुद्ध हिंदी में लिखे जाने की इच्छा प्रकट की गई थी, तो वो कौन सी रचना है, तो वो अपनी रचना है रानी केतकी की कहानी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको ये पता चल गया। तो यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके संदर्भ में जो उनका कथन था वो मैंने अभी आपको बताया था, क्या, यह वह कहानी है, ये यहाँ पर
खैर मैं लिख नहीं रहा, आपको मौखिक तौर पे बता रहा हूँ। उसका कहने का तात्पर्य केवल यही है, यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट, ये ऐसा कहा था उन्होंने। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी अब आपको, उम्मीद है यहाँ तक। तो ये तो रही रचना से संबंधित कुछ मुख्य बातें। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, इनसे संबंधित चलिए जानते हैं। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो इनसे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से रहे हैं, अगर उनकी बात की जाए तो सबसे पहले ध्यान दो, हिंदी की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये उर्दू के प्रसिद्ध शायर भी रहे हैं साहब। उर्दू के प्रसिद्ध शायर भी रहे हैं कौन, इंशाअल्लाह खां, है ना। तो पहला जो बिंदु है इनसे संबंधित वो यही है कि इंशाअल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध शायर भी थे। यस, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध शायर भी थे, ये इनसे संबंधित पहला तथ्य जो फैक्ट है, सिंपल है और नॉर्मल तरीके से है। दूसरा प्रश्न आता है इनकी भाषा से, कि इनकी भाषा कैसी थी। तो देखो प्रारंभिक जो 4 गद्य लेखक हैं उनमें सबसे चटकीली मिटकीली, कैसी चटकीली मटकीली अलंकृत और चलती भाषा, ध्यान रखना किसकी है, सैयद इंशाअल्लाह खां की। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि प्रारंभिक 4 गद्य लेखकों में सबसे चटकीली मटकीली अलंकृत भाषा किसकी है, तो वो किसकी है, सैयद इंशाअल्लाह खां की है। सीधा सीधा प्रश्न बस यही बनता है इससे, है ना। तो मतलब चटपटी भाषा है इनकी, है ना। तो देखो क्या इनकी भाषा कैसी है, सबसे ज़्यादा चटकीली मटकीली, इसी तरह से प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, अलंकृत और चलती भाषा, ठीक है ना, यह है। तो किसकी भाषा, इनकी भाषा कैसी है, चटकीली मिटकीली अलंकृत और चलती भाषा है, ठीक है ना। तो ये अपने को एक बिंदु ध्यान रखना है यहाँ से, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए 2 हो गए। तीसरा एक अंतिम बिंदु इनसे संबंधित और है, क्या कि इन्होंने जो अपनी भाषा है उस भाषा में 3 प्रकार के जो शब्द हैं वो नहीं आने चाहिए, इस चीज की प्रतिज्ञा की थी इन्होंने, ठीक है ना। कितने, 3 प्रकार के। अब कौन कौन से, चलिए देखते हैं। इन्होंने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। तो इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भाषा है उसको 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखा जाएगा, वो नहीं आने चाहिए। तो कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार के शब्द, देखो। नंबर 1, पहले नंबर पे हम बात करें तो बाहर की बोली। यहाँ पर ये पूरी तरह से एक तरह से मानो कि देशभक्ति, भाषा के क्षेत्र में देशभक्ति दिखा रहे हैं कि बाहर की बोली के शब्द हैं वो नहीं आने चाहिए। अब बाहर की बोली के कौन कौन से शब्द हैं, तो अरबी फारसी, कौन से, अरबी फारसी और तुर्की, यही सब ज़्यादा देखने को मिलते थे। तो अरबी फारसी और तुर्की ये बाहरी
यानी बाहर की बोली के शब्द हैं, ये नहीं आने चाहिए। एक तो ये, दूसरा ध्यान दें, गंवारी। कौन सी? गंवारी। गंवारी किसे कहेंगे? तो देखो उस समय जो बोलबाला था आपको पता है, उससे पहले जो आया अवधी और ब्रज भाषा, वो गंवारी के रूप में आएंगे। अवधी एवं ब्रज भाषा, ठीक है ना? यस, तो ये शब्द भी नहीं आने चाहिए, ये इनकी प्रतिज्ञा थी। नंबर 3, भाखापन। क्या है? भाखापन। अब ये भाखापन है, ये क्या है? तो भाखापन का मतलब था ऐसे, मतलब जिनमें संस्कृत के जो शब्द हैं उनका मिश्रण हो, ठीक है ना? तो ऐसे लिख सकते हैं, संस्कृत के शब्दों का जो मेल होता है वो, ठीक है, ये कहलाता है क्या? भाखापन। तो ये है। तो प्रश्न यहां से ध्यान रखना, कौन सा नहीं है इस तरह का। 3 तो है, ऑप्शन आपके सामने 4 आएंगे, बाहर की बोली के शब्द, गंवारी के शब्द और भाखापन, ठीक है ना? तो ये इस तरह से पूछा जाएगा। कोई चौथा ऑप्शन और डाल सकता है जो ऑप्शन नहीं है। तो ये रहे अपने अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है ना? तो ये इतना महत्वपूर्ण योगदान हिंदी साहित्य गद्य के रूप में रहा सैयद इंशाअल्लाह खां का, ठीक है ना? उम्मीद है बहुत अच्छा लेसन आपको लगा होगा, सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना? लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना? नेक्स्ट कवि के साथ यानी नेक्स्ट लेखक के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।